हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है। साम्राज्यवाद शब्द की व्याख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से की है, परंतु इतिहास के संदर्भ में साम्राज्यवाद का अर्थ है भिन्न प्रजाति वाले देश पर किसी दूसरे देश का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो जाना। वैसे सामान्यतः यह माना जाता है कि जब कोई देश किसी अन्य देश पर किसी भी उपाय से अलग शासन स्थापित कर लेता है तो उसका यह काम साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है। प्राचीन काल से ही शक्तिशाली शासक अपने देश की सीमाओं से निकलकर अन्य देशों को जीतकर साम्राज्यों का निर्माण करते आए हैं। अब हम बात करें साम्राज्यवाद के इतिहास की, तो साम्राज्यवाद के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पुराना साम्राज्यवाद और नया साम्राज्यवाद। पुराने साम्राज्यवाद का इतिहास लगभग 15वीं सदी से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व यूरोपवासी अपने महाद्वीप के अलावा अन्य किसी भी देश से परिचित नहीं थे। उस युग में कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यूरोपीय देश अपने महाद्वीप से चलकर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के विशाल क्षेत्रों को जीतकर वहां अपने साम्राज्य स्थापित करेंगे। अब हम बात करें यूरोपीय साम्राज्यवाद के उदय की, तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में जो वातावरण तैयार हो रहा था उसने यूरोप वासियों में भूगोल के प्रति अभिरुचि को विकसित किया और वे नए नए प्रदेशों तथा जल मार्गों की खोज में निकल पड़े। 17वीं सदी में हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड भी इस दौड़ में सम्मिलित हो गए और धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने शेष विश्व को आपस में बांट लिया। इसलिए कई विद्वान यूरोप के विस्तार को साम्राज्यवाद के नाम से संबोधित करते हैं। अब हम बात करें साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण, तो सबसे पहले हम आर्थिक कारणों की चर्चा करेंगे। पहला उसमें पॉइंट है अतिरिक्त उत्पादन। तो 1870 ईस्वी के आसपास औद्योगिक क्रांति का पहला चरण समाप्त हो गया था और इस काल में यूरोप के औद्योगिक देशों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। परंतु 1870 ईस्वी के बाद यूरोपीय राज्यों में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास हुआ। कुछ समय बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और एशियाई देश जापान भी औद्योगिक देशों की पंक्ति में आ गए। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप प्रत्येक देश में उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया था कि उसे अपने ही देश में खपाना कठिन हो गया। अतः तैयार माल को खपाने के लिए ऐसे बाजारों की आवश्यकता हुई जिन पर औद्योगिक देश अपना एकाधिकार रख सके। फिर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो कच्चे माल की आवश्यकता इसका दूसरा कारण था। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के कारण कच्चे माल की मांग बढ़ने लगी और कच्चे माल की मांग साम्राज्यवाद का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि कई औद्योगिक देशों में रबड़, टिन, टंगस्टन, मैग्नीज, कपास, वनस्पति तेल आदि के पर्याप्त भंडारों का अभाव था। अतः इस मांग की पूर्ति के लिए औद्योगिक देशों ने ऐसे पिछड़े क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास शुरू किया जहां से उन्हें पर्याप्त मात्रा में और सस्ते दामों पर कच्चा माल मिल सके। फिर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो यातायात और संचार के साधनों का विकास इसका मुख्य कारण था। औद्योगिक क्रांति के प्रथम चरण में यातायात और संचार साधनों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। भाप की शक्ति से चलने वाले जलपोतों के बन जाने से सुदूरवर्ती देशों से व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया और रेलवे, डाक तार, टेलीफोन आदि के आविष्कार प्रत्येक उपनिवेश से व्यापारिक सौदे आसानी से किए जा सकते थे। और 1880 के बाद तो जहाज़ों में अवशीतन की व्यवस्था हो जाने से फल, मक्खन, पनीर, अंडे आदि दूरवर्ती उपनिवेशों से लाना संभव हो गया। उपयुक्त परिवर्तनों ने उपनिवेशों को प्राप्त करने की आकांक्षा को बल प्रदान किया और यूरोपीय देश एक बार पुनः औपनिवेशिक विस्तार की ओर अग्रसर हुए।
फिर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अतिरिक्त पूंजी के निवेश की समस्या इसका अगला कारण था। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए और कई देश काफ़ी धन संपन्न हो गए। अधिक उत्पादन और व्यापार वाणिज्य की वृद्धि से अधिक लाभ कमाया गया, परंतु अब इस अतिरिक्त पूंजी के निवेश की समस्या आ खड़ी हुई। यूरोपीय राज्यों में पूंजी की मांग कम होने से उस पूंजी पर बहुत कम ब्याज मिलने की भावना थी, परंतु वहीं पूंजी उपनिवेशों में लगाने से 10 से 20% तक लाभ मिलने की संभावना थी। फिर हम बात अगले कारण की करें तो बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इसका एक मुख्य कारण सिद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिकरण की मांग के अनुरूप जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपनिवेशों पर अधिकार स्थापित करना आवश्यक समझा गया और जनसंख्या को बसाना भी एक अतिरिक्त समस्या थी, क्योंकि वहां उन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध थे। कुछ लोग अपने उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए वहां बस गए। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या का दबाव साम्राज्यवाद के प्रसार का एक कारण बन गया। अब हम दूसरे कारण की बात करें तो वो राजनीतिक कारण था। वस्तुतः राजनीति और आर्थिक उद्देश्यों के संयुक्त प्रभाव के कारण ही नए साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इस कार्य में लेखकों, विचारकों, राजनीतिज्ञों, व्यापारियों एवं धर्माधिकारियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये लोग अपने अपने स्वार्थों की भावना से प्रेरित होकर ही साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं और अपनी अपनी सरकारों पर साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों के वर्ग को साम्राज्यवाद के निहित का वर्ग कहते हैं। पहला व्यापारिक वर्ग था, जो हमेशा ही अपने व्यापार की उन्नति पर ध्यान रखता था और प्रत्येक देश में व्यापारियों का एक ऐसा संगठन बन जाता है जो अपनी सरकार पर दबाव डालकर व्यापारिक लाभ के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य करता है। दूसरा सैनिक वर्ग, सेना के अनेक अधिकारी भी साम्राज्यवादी नीति के समर्थक थे, क्योंकि औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के कारण युद्धों की संभावना बनी रहती है। तीसरा सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिकार, तो साम्राज्य विस्तार और व्यापारिक सुविधा की दृष्टि से प्रमुख जलमार्गों के निकटवर्ती द्वीपों और महाद्वीपों के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार जमाना आवश्यक हो गया था। हम अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीयता इसका एक मुख्य कारण बनी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के अनेक प्रमुख देशों में कुछ ऐसे राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, लेखक, विचारक, अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से औपनिवेशिक विस्तार की नीति को प्रोत्साहित किया। हम बात करें अगले पॉइंट की तो साहसिक व्यक्तियों का योगदान इसका एक मुख्य कारण रहा। साहसिक व्यक्तियों तथा खोजकर्ताओं के कार्यों से भी औपनिवेशिक विस्तार को बल प्राप्त हुआ। 19वीं सदी के ऐसे साहसी लोगों में बर्टन, कार्ल पीटर्स, स्पैक, ग्रांट, बेकर, मार्टन, स्टैनली, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन, गुस्टाव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अफ्रीका के आंतरिक भागों की खोज में फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी के खोजकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अगले पॉइंट में हम बात करें तो ईसाई धर्म के प्रचारकों का इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने तथा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से नए साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।